नमस्कार दोस्तों, स्वागत आपका एक बार फिर से आज की टॉप हेडलाइंस के अंदर, जो पूरी दुनिया में इस तरह की सबसे प्रसिद्ध और सनसनीखेज खबर बनी हुई है। आज की खबर के अंदर है एक ऐसी फिल्म के बारे में जिसको OTT प्लेटफॉर्म से हटा दिया गया मात्र 2 दिन के बाद। हाल ही में भारतीय OTT स्पेस में एक अभूतपूर्व घटना घटी। मशहूर अभिनेता और गायक दिलजीत दोसांझ की बहुप्रतीक्षित फिल्म सतलुज 3 साल के लंबे इंतजार के बाद आखिरकार 3 जुलाई 2026 को ZEE5 प्लेटफॉर्म पर रिलीज हुई। लेकिन महज 48 घंटे के भीतर 5 जुलाई को उसे अचानक भारत में प्लेटफॉर्म से हटा दिया गया। ना तो सरकार ने किसी आधिकारिक प्रतिबंध की घोषणा की और ना ही स्ट्रीमिंग प्लेटफॉर्म पर कोई स्पष्ट कारण बताया गया। इस अचानक उठाए गए कदम ने सिनेमा प्रेमियों और राजनीतिक विश्लेषकों दोनों को हैरान कर दिया है। ये विवाद केवल एक फिल्म को सेंसर होने या हटाए जाने का नहीं है। ये फिल्म भारत के इतिहास के एक ऐसे काले और संवेदनशील अध्याय से जुड़ी है जिसने 90 के दशक में पूरी दुनिया का ध्यान खींचा था। सतलुज फिल्म असल में पंजाब के सबसे चर्चित मानवाधिकार कार्यकर्ता जसवंत सिंह खालरा के जीवन, उनके अभूतपूर्व खोजी अभियान और उनकी रहस्यमयी मौत पर आधारित है। आखिरकार सबसे पहले ये जानने की कोशिश करते हैं कि जसवंत सिंह खालरा थे कौन। जसवंत सिंह खालरा का जन्म 1952 में हुआ था। उनके दादा हरनाम सिंह भारत की आज़ादी के आंदोलन में सक्रिय गदर पार्टी के सदस्य थे और ऐतिहासिक कामागाटामारू जहाज के उन यात्रियों में शामिल थे जिन्हें ब्रिटिश सरकार ने भारत लौटने पर जेल में डाल दिया था। देशभक्ति और अन्याय के खिलाफ लड़ने का ये जज्बा खालरा को विरासत से ही मिला। पंजाब में उग्रवाद और उथल पुथल के दौर में खालरा अमृतसर में एक बैंक के डायरेक्टर के रूप में काम कर रहे थे। एक पढ़े लिखे और आर्थिक रूप से स्थिर नागरिक होने के बावजूद उन्होंने एक ऐसा रास्ता चुना जिसने उन्हें सीधे व्यवस्था के सामने लाकर खड़ा कर दिया। सन 1984 में ऑपरेशन ब्लू स्टार, तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी की हत्या और उसके बाद हुए सिख विरोधी दंगों ने पंजाब की सामाजिक और राजनीतिक स्थिति को पूरी तरह बदल दिया था। राज्य में आतंकवाद को कुचलने के लिए सुरक्षा एजेंसियों को असीमित शक्तियां दी गई थी। आखिर कौन थे जसवंत सिंह खालरा? पंजाब का वो दौर और अज्ञात शवों का रहस्य। 80 और 90 के दशक के शुरुआती सालों में पंजाब आतंकवाद और अलगाववाद की आग में जल रहा था। सीमा पार से समर्थित उग्रवादी संगठन अलग खालिस्तान की मांग कर रहे थे। इस दौरान बड़े पैमाने पर बम धमाके, राजनीतिक हत्याएं और सुरक्षा बलों पर हमले की आम बात बन चुकी थी। भारत सरकार और सुरक्षा एजेंसियों के लिए पंजाब में कानून व्यवस्था बहाल करना एक बड़ी चुनौती बनी थी। सुरक्षा बलों ने आतंकवाद के खिलाफ एक बड़ा और कड़ा अभियान शुरू किया, लेकिन इस अभियान के दौरान सुरक्षा एजेंसियों पर गंभीर आरोप भी लगने लगे। मानवाधिकार संगठनों का दावा था कि उग्रवाद को खत्म करने की आड़ में हजारों निर्दोष युवाओं को बिना किसी रिकॉर्ड के हिरासत में लिया गया। फर्जी मुठभेड़ें भी की गई और उनके शवों को लावारिश बताकर गुपचुप तरीके से जला दिया गया। जसवंत सिंह खालरा इस मुद्दे में तब शामिल हुए जब वे अपने कुछ लापता साथियों की तलाश कर रहे थे। इस खोज के दौरान वे अमृतसर के नगर निगम यानी म्युनिसिपल कॉरपोरेशन के दफ्तरों और शमशान घाटों के रिकॉर्ड तक पहुंचे। वहां जो दस्तावेज उनके हाथ लगे उन्होंने सबको झकझोर कर रख दिया। म्युनिसिपल रिकॉर्ड्स से खुला खौफनाक सच खालरा ने पाया कि पुलिस ने बड़ी संख्या में शवों को अनाम और लावारिश घोषित करके शमशान घाटों में भेज दिया था और उनका अंतिम संस्कार भी कर दिया था। नगर निगम की मृत्यु रजिस्टरों और शमशान घाटों के रिकॉर्ड में इन शवों के लिए खरीदे गए ईंधन यानी लकड़ियां और अंतिम संस्कार के खर्चों का लेखा जोखा तो था, लेकिन मरने वालों की पहचान गायब थी। खालरा ने इन दस्तावेजों की बारीकी से अध्ययन किया। उन्होंने शवों के नाम, उम्र और पते जैसी जानकारियों का मिलान उन परिवारों से करना शुरू किया जिनके बच्चे लापता थे। उन्होंने दावा किया कि केवल अमृतसर, मजीठा और तरन तारण में
जैसे कुछ जिलों में रिकॉर्ड में ही हजारों ऐसे संदिग्ध अंतिम संस्कार दर्ज थे। खालरा का अनुमान था कि पूरे पंजाब में ऐसे अवैध रूप से मारे गए और ठिकाने लगाए गए लोगों की संख्या 25,000 से भी अधिक हो सकती है। जसवंत सिंह खालरा की सबसे बड़ी ताकत यह थी कि वे केवल मौखिक आरोप नहीं लगा रहे थे, उन्होंने सरकारी फाइलों, रसीदों और आधिकारिक रजिस्टरों को ही अपने दावों का आधार बनाया था। उन्होंने इस डेटा को सार्वजनिक किया और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी इस मुद्दे को उठाया, जिसने भारत सरकार और पंजाब पुलिस पर भारी दबाव बन गया। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर गूंज और रहस्यमयी अपहरण खालरा के इस खुलासे ने दुनिया भर के मानवाधिकार संगठनों, विदेशी मीडिया और सिख प्रवासी को झकझोर कर रख दिया। वे अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर जाकर पंजाब में हुए मानवाधिकार उल्लंघनों के सबूत पेश करने लगे। उनके बढ़ते प्रभाव और अचूक सबूतों ने उन अधिकारियों के लिए खतरा पैदा कर दिया जो इन अभियानों में नेतृत्व कर रहे थे। 6 सितंबर 1995 को जसवंत सिंह खालरा अमृतसर में अपने घर के बाहर अपनी कार धो रहे थे। चश्मदीदों के मुताबिक उसी समय पंजाब पुलिस की गाड़ी वहां आई और उन्हें जबरन अपने साथ ले गई। उन्हें तरनतारन के झाबल पुलिस स्टेशन में ले जाया गया। पुलिस ने आधिकारिक तौर पर खालरा की गिरफ्तारी या हिरासत से पूरी तरह से इनकार कर दिया और दावा किया कि उन्हें खालरा के ठिकाने के बारे में कोई जानकारी नहीं है। खालरा का ये अपहरण जल्द ही एक अंतर्राष्ट्रीय मुद्दा बन गया। चौतरफा दबाव के बाद इस मामले की जांच केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो को सौंपी गई। सीबीआई जांच और कानूनी अंजाम। सीबीआई ने अपनी जांच में पाया कि खालरा का अपहरण वास्तव में पुलिस अधिकारियों द्वारा ही किया गया था और हिरासत में ही उनकी हत्या कर दी गई थी। जांच एजेंसी ने यह ही पुष्टि किया कि अकेले तरनतारन जिले में ही पुलिस द्वारा कम से कम 2097 लोगों का अवैध रूप से अंतिम संस्कार किया गया था। भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने भी इस डेटा की प्रामाणिकता को स्वीकार किया। खालरा हत्याकांड की कानूनी लड़ाई बेहद लंबी और पेचीदा रही। आरोपियों को सजा मिलने में 1 दशक से अधिक का समय लग गया। 18 नवंबर 2005 को पंजाब की एक अदालत ने 6 पुलिस अधिकारियों को खालरा के अपहरण और हत्या का दोषी पाया। डिप्टी सुपरिंटेंडेंट यानी डीसीपी जसपाल सिंह सहित 2 अधिकारियों को उम्र कैद की सजा सुनाई गई। बाद में 2007 में पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय ने मामले को गंभीरता से देखते हुए अन्य 4 दोषी पुलिसकर्मियों की सजा को भी बढ़ाकर उम्र कैद में तब्दील कर दिया। साल 2011 में भारत के सुप्रीम कोर्ट ने भी इस सजा को बरकरार रखा। सुप्रीम कोर्ट ने अपने फैसले में उन अशांत दौर में पंजाब पुलिस द्वारा की गई जातियां और मानवाधिकारों के हनन के कड़े शब्दों की निंदा भी की। ढल्लू धारा में सतलुज तक का सफर सेंसरशिप। जसवंत सिंह खालरा ने इसी साहसी और दुखद जीवन पर आधारित फिल्म को लेकर फिल्म निर्माता रोनी स्क्रूवाला और निर्देशक हनी त्रेहान ने काम शुरू किया था। फिल्म में दिलजीत दोसांझ ने खालरा की भूमिका निभाई है। शुरुआत में इस फिल्म का नाम ढल्लू धारा, जिसका अर्थ होता है नरसंहार, ये रखा गया था। सेंसर बोर्ड यानी सीबीएफसी के पास जाते ही ये फिल्म भारी विवादों में घिर गई। बोर्ड ने फिल्म का नाम दृश्यों और संवादों पर गंभीर आपत्तियां जताई। रिपोर्टों के अनुसार सेंसर बोर्ड ने फिल्म को सर्टिफिकेट देने के लिए 120 से अधिक कट लगाने और फिल्म का नाम बदलने की भी शर्त रखी। निर्माताओं ने इस फैसले के खिलाफ लंबी कानूनी लड़ाई लड़ी। फिल्म का नाम बदलकर पहले पंजाब 95 और बाद में सतलुज किया गया। लंबे गतिरोध के बाद आखिरकार यह फिल्म जुलाई 2026 को बिना किसी बड़े कट के ओटीटी प्लेटफॉर्म पर रिलीज होने में कामयाब रही। लेकिन भारतीय दर्शकों के लिए ये खुशी बेहद संक्षिप्त साबित हुई, क्योंकि महज 2 दिन में ही इसे हटा दिया गया। इतिहास के पन्नों में जसवंत सिंह खालरा की विरासत भले ही फिल्म को डिजिटल स्क्रीन से हटा दिया गया हो, लेकिन जसवंत सिंह खालरा का काम और उनका संघर्ष आज भी मानवाधिकार की बहस में एक बहुत बड़ा संदर्भ बिंदु है। दुनिया के कई हिस्सों में उन्हें नागरिक अधिकारों के लिए लड़ने वाले महानायकों के समकक्ष
माना जाता रहा है। अमेरिकी शहर फ्रेस्नो की नगर परिषद ने 2017 में अपने एक प्रमुख पार्क यानी विक्टोरिया पार्क का नाम बदलकर जसवंत सिंह खालरा पार्क रख दिया था। उस दौरान वहां के काउंसिल सदस्यों ने खालरा के काम की तुलना मार्टिन लूथर किंग लियर यानी किंग जूनियर से की थी। पंजाब का वो दौर बेहद जटिल था, जहां एक तरफ आतंकवाद का खौफ था तो दूसरी तरफ कानून की रक्षा करने वाली एजेंसियों पर ही कानून तोड़ने का आरोप लगे थे। जसवंत सिंह खालरा की कहानी हमें याद दिलाती है कि लोकतांत्रिक व्यवस्थाओं में जवाबदेही और मानवाधिकारों की रक्षा कितनी आवश्यक है। यही कारण है कि 3 दशक बीत जाने के बाद भी उनकी जिंदगी में बनी एक फिल्म आज की व्यवस्था और समाज को उतनी ही गहराई से प्रभावित कर रही है। अभी बात यह आती है कि उनके शव को ठिकाने कैसे लगाया गया था। अदालती दस्तावेजों के अनुसार झाबाल थाने में प्रताड़ना के बाद जब जसवंत सिंह खालरा की मौत हो गई तो उनके शव को एक गाड़ी की डिग्गी में डाला गया और सबूत मिटाने के उद्देश्य से उन्हें सतलुज यानी हरि के पुल के पास में फेंक दिया गया। यही कारण है कि फिल्म का नाम भी सतलुज रखा गया था। मुख्य साजिशकर्ता और दोषी। जांच और अदालती फैसलों के अनुसार जसवंत सिंह खालरा को अमृतसर में उनके घर से बाहर से अगवा किया गया था और तरन तारण के झाबाल पुलिस स्टेशन में रखकर उन पर अमानवीय टॉर्चर किया गया। इस अपराध के लिए पंजाब पुलिस ने इन अधिकारियों को दोषी पाया गया। सतनाम सिंह जो तत्कालीन एसएचओ थे, गवाहों और रिपोर्टों के मुताबिक इस अधिकारी ने ही हिरासत के दौरान खालरा पर गोलियां चलाई थी। सुरेंद्रपाल सिंह, जसवंत सिंह जो उस समय सब इंस्पेक्टर के पद पर तैनात थे और प्रीतिपाल सिंह जो उस समय हेड कांस्टेबल थे, ये सभी खालरा के अपहरण, उन्हें प्रताड़ित करने और सबूत मिटाने की साजिश में पूरी तरह शामिल थे। जसवंत सिंह उस समय तत्कालीन डीएसपी और अमरजीत सिंह, शुरुआत में इन्हें भी इस संगीन अपराध का हिस्सेदार पाया गया था। अदालत का फैसला साल 2005 में पटियाला की निचली अदालत ने इन्हें सजा सुनाई थी, जिन्हें बाद में साल 2007 में पंजाब और हरियाणा हाई कोर्ट ने बढ़ाते हुए उम्र कैद में बदल दिया था। साल 2011 में सुप्रीम कोर्ट ने भी इस उम्र कैद की सजा को बरकरार रखा और पुलिस की इस क्रूरता की कड़े शब्दों में निंदा की। अन्य बड़े नाम जिन पर आरोप लगे अजीत सिंह संधू, तत्कालीन एसएसपी तरन तारण, खालरा के अपहरण का आदेश देने और जेल में उन्हें प्रताड़ित करने के इस वरिष्ठ पुलिस अधिकारी का नाम मुख्य रूप से सामने आया था। हालांकि कोर्ट का अंतिम फैसला आने से पहले ही साल 1997 में अजीत सिंह के कोर्ट का अंतिम फैसला आने से पहले ही साल 1997 में अजीत सिंह संधू ने ट्रेन के आगे कूदकर आत्महत्या कर ली थी, जिनके कारण उन पर कानूनी कार्रवाई पूरी नहीं हो सकी। केपीएस गिल, तत्कालीन डीजीपी पंजाब पुलिस, मानवाधिकार संगठनों, खालरा के परिवार और गवाहों ने पंजाब को तत्कालीन पुलिस महानिदेशक डीजीपी केपीएस गिल पर भी इस पूरी व्यवस्था को शह देने और साजिश में शामिल होने के आरोप लगाए थे। हालांकि सीबीआई जांच में उनके खिलाफ अदालत में केस चलाने लायक सीधे सबूत नहीं मिल पाए, इसलिए उन पर औपचारिक रूप से आरोप तय नहीं हो सके। इस तरह से पूरी कार्यवाही को अंजाम दिया गया। उस वक्त इमरजेंसी का दौर था, भारत के प्रधानमंत्री की हत्या हो जाती है, पंजाब पूरा दहक रहा था, जल रहा था। उसके बाद पुलिस प्रशासन किसके दबाव में, किसके प्रभाव में, किसके आदेश में इस तरह के बड़े बड़े फैसले ले रही थी और पूरे देश के अंदर इस तरह का माहौल बना हुआ था। इसके पीछे क्या कारण हो सकता है, कमेंट में अपनी राय ज़रूर दें। फिल्म के रिलीज़ होने उसके बाद उनको भारत में बैन किए जाने के पीछे क्या कारण मानते हैं, हमें कमेंट करना बिल्कुल ना भूलें।